गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 8 का सामाजिक एवं राजनीति के पार्ट 1 है और यह अध्याय 8 है। देखना अध्याय तुम्हारा यह 8 है और एक और पार्ट इसमें रहेगा। उसके बाद तुम्हारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो है यह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा साइंस चलेगा और ध्यान से सुनना, जो भी एक नहीं डबल वीडियो हमेशा जाता है, इसको ध्यान से सुनने का प्रयास करना पड़ेगा। देखते हैं पहले महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। उपभोक्ता उत्पादन है, निवेश है, मजदूरों की यूनियन है, अभ्यास है। उपभोक्ता का मतलब जो हम लोग उपयोग करते हैं किसी चीज़ को, उसको उपभोक्ता कहा जाता है। निवेश किसी चीज़ में पैसा, जैसे शेयर मार्केट चाहे जो भी है उसमें लगाते हैं, निवेश उसमें करते हैं। पैसा कमाने चाहे किसी भी काम में अपना निवेश करते हैं व्यापार करने के लिए। मजदूरों की यूनियन, तो मजदूरों की यूनियन संगठन है जो भी मजदूरों को, मान लीजिए कि कहीं पर कुछ होता है तो मजदूर यूनियन उसको जो है, यानी किसी के मजदूरी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो उसको जोर जबरदस्ती करके उसको जो है उस कानून के द्वारा उसको, उस व्यक्ति को सजा दिलाया जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, उसको ध्यान से सुनो और पढ़ने की कोशिश करते। देखो, उपभोक्ता जो व्यक्ति बाजार से बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ खरीदता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उत्पादन ऐसा व्यक्ति तथा संस्थानों बाजार में बेचने के लिए चीज़ें बनाता है तथा कई बार अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा भी निजी इस्तेमाल के लिए भी करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसान। निवेश भविष्य उत्पादन में बड़े सुधार करने के लिए मशीनों तथा इस्तेमाल का प्रशिक्षण पर खर्च होने वाला पैसा। मजदूरों की यूनियन, मजदूरों का संगठन आप तरफ मजदूर यूनियन कारखानों तथा दफ्तरों पर दिखाई देते हैं, लेकिन अन्य किस्म के मजदूरों को भी यूनियन हो सकता है। जैसे घरेलू नौकरों का यूनियन का नेता अपने सदस्यों और से मालिक के साथ सौदेबाजी तथा बातचीत करते थे। मजदूर यूनियन वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्ति, बर्खास्तगी और तथा पदोन्नति से संबंधित नियमों, लाभों और कार्यस्थल सुविधा आदि के भी यानी कि मुद्दों पर काम करता है। चलो अब देखते हैं कि इसमें अभ्यास प्रश्न क्या है। दो मजदूरों से बात करके पता लगे कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों तथा किसी दुकान पर यानी काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते। किसी मजदूर को मान लीजिए कि देहात में क्या हो चाहे शहर में किसी मजदूर को मजदूरी मिलता है, कितना मिलता है, तो उसका एक चार्ट बनाओ कि क्या कौन काम के लिए हर, जैसे मान लो कि जो लेबर करता है उसका, जो राजमिस्त्री करता है उसको किसको कितना मिलता है, एक चार्ट बना सकते हैं। चलो इसमें देखते हैं, ध्यान से सुनो और इसमें क्या कह रहे हैं। तो निर्माण मजदूर, तो जब हम दिल्ली के मजदूरों के चौक से काम करने लगते हैं तो 150 रुपये दिहाड़ी तय मिलते हैं तथा परंतु जब कोई ठेकेदार का काम रखता है तो उससे कुछ नीचे नहीं होता। कभी कभी तो यह 80 रुपये तथा 100 रुपये तक की तय होता है। यह काम खाली बैठने तथा अच्छा दिन ढलने पर भी परिवार के लिए भोजन जुटाना ही लेते हैं। तो अब ऐसे यह बनिहारी कम से कम बढ़ गया है। यह जो पुराना डाटा है इसके लिए तुम लोग इस पर ज़्यादातर नहीं, यह सब पुराना डाटा है। खाना देखो, कारखाना मजदूर, न्यूनतम मजदूर क्या होते थे। कानून उन्हीं के लिए तथा जो यूनियन के सदस्य बनाते हैं, अभी भी मजदूरों के लिए जो मजदूरी मालिकों तथा मजदूर की साझा समझ तय होती है। तो जो विशिष्ट मजदूर हैं तो वे अपने पैसे मांगते हैं, लेकिन साधारण मजदूर तय नहीं होती है। छोटी कारखानों में मालिक मजदूरों को शोषण करते हैं, जब बड़े कारखानों में भी काम लेने के लिए कई बार मजदूरों दिलाने तथा वाले तथा ठेकेदारों को भी बीच में उसका हिस्सा भी नहीं देते हैं। इस तरह बड़े कारखानों में मजदूर संघ होते हैं तथा इसलिए वेतन पूरा मिलता है। बड़े कारखानों में मजदूर संघ होते हैं इसलिए उसको वेतन पूरा मिलता है। छोटे जो मजदूर होते हैं उसका वेतन मैंने उसका जो है एक संघ कम होता है, जिसके कारण उसको वेतन भी कम मिलता है। चलो, संघ मैंने उसको संघ से वह जुड़ाव नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है कि विदेशी कंपनियों को भारत में आने का कारखाने खोलने से क्या फायदा होता है। विदेशी, मान ली कि विदेशी नई टेक्नोलॉजी का नई सुविधा उपलब्ध है। विदेशी जो मान ली कि यहाँ जो है खोलेगा तो यहाँ के लोगों को यानी कि मजदूरी मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके चलते यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा। देखो ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, यानी कि विदेशी कंपनी निम्नलिखित कारणों से अपने कारखाने में भारत सस्ते श्रम, विदेशी कंपनी सस्ते श्रम आकर्षण से भारत में आती है। जो वेतन में लोग कामगारों को अपने देश जैसे कि अमेरिका में देते हैं, वहाँ भी भारत के गरीब देश की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। आकस्मिक अधिक घंटे काम तथा यहाँ के मजदूरों अधिक घंटों के काम भी कर सकते हैं तथा कम लागत। यहाँ मजदूर के लिए आवास जैसे दूसरी चीज़ों को भी खर्च की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से कंपनियों का यहाँ का लागत ज़्यादा मुनाफा कमाती है। सुरक्षा का उपाय में कटौती तथा लागत में कटौती के तरीके से खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी के कारण सुरक्षा उपायों
अक्सर अनदेखी की जाती है। दुर्घटना या मामूली मुआवजा तथा यह कंपनियां दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों को बहुत मामूली मुआवजा देती है। भारत में बेरोजगारी, तो एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह तथा दूसरा मिल जाता है। यहाँ बेरोजगारी इतनी है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। नियमों की अनुपस्थिति, यहाँ सुरक्षा उपाय तथा नियम तथा कानून है तो नहीं, थोड़े ही यानी तोड़े मड़ोड़े जा सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध तथा नियम तथा कानून लागू नहीं किए जाते, यहाँ के तोड़े मड़ोड़े जाते हैं। यहाँ कानून मालिकों के पक्ष में ही लाभकारी होता है, क्योंकि मान लीजिए कि लाभ कानून के पक्ष, क्योंकि पैसा वाला है, कहीं जाएगा पैसा, एक थोड़ा सा थाना में चाहे कहीं जाएगा, चाहे कोर्ट कचहरी जाएगा, तो बिना पैसा के तो तुम जा नहीं सकता है। इसलिए तुम गरीब है तो और गरीब रहो, और धनिक है वो तो धनिक बनते चला जाएगा। ठीक, चलो अब देखते हैं। यानी क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ितों के लिए न्याय मिल रहा है? चर्चा के सबसे पहले कि तुमको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 यानी 2 या 3 दिसंबर में 1984 में एक जो है यानी आइसोथाइलाइस के यानी लीकेज के कारण हुआ था। बहुत से सारे लोग मारे गए थे और उस समय भी उसमें केस चला था, बहुत कम न्याय मिला था लोगों को लिए। तो यह आज भी वहाँ के मजदूरों को पूर्ण रूप से यानी कि माना जाए तो न्याय नहीं मिल पाया है। देखो इसमें देखो ध्यान से कैसे कह रहा है। जी हाँ, भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, जो कि मिला हुआ तो इंसाफ का नाम पर मजाक था। तथा भोपाल गैस के लोग आज भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं तथा रासायनिक विषैले पदार्थों को मुक्त प्रज्वलन तथा मुक्त मूल मानव तथा अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तथा उपरोक्त देखो उस विषय संबंध कुछ विशेषज्ञों को अपने डॉक्टरी राय में कहा जाता है कि यह एक प्रभावी आंसू गैस के अलावा कुछ नहीं है और पीड़ितों से केवल अपनी आंखों के सादे पानी से धोनी है। यह मानवता के नाम पर मजाक नहीं है तो और क्या है। इन विशेषज्ञों में डॉक्टर विपिन तथा अवस्थी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने भोपाल में सोडियम थाइसोसल्फेट उपचार की राय यानी टेलेक्स के माध्यम से भेजी। जब डॉक्टर साहब का वकीलों द्वारा भोपाल में घेराव किया गया तो उन्हें माना कि उन्हें गलती से हो गई थी। इस गलती के फलस्वरूप हजारों पीड़ित व्यक्ति सही इलाज से वंचित रह गए तथा अंधेपन का शिकार हो गए। यदि यही उपचार किया जाता तो यह साबित हो जाता कि यानी कि गैसें रक्त धारा में प्रवेश कर चुकी है और इस तरह से कार्बाइड के विरुद्ध भी अपराध और मुआवजा बढ़ जाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के कार्बाइड को एक 500 बिस्तर का अस्पताल बनाने का आदेश दिया। इस वर्ष के समय में 350 बिस्तर अस्पताल तैयार हुआ। एक वर्ष के भीतर भी वह निजी मरीजों को मुनाफा कमाता हुआ पाया गया, जबकि इस मुआवजे के पहले 8 वर्ष तक गैस पीड़ितों का मुफ्त इलाज होता है। कानूनी लड़ाई में सरकार के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध में एक दीवानी मामलों के विरुद्ध 1985 ईस्वी में $3 अरब की मांग की गई, परंतु 1989 ईस्वी में $470 करोड़ जैसी मामूली रकम मुआवजे के रूप में मान ली गई। इसके बदले में कार्बाइड हर प्रकार के दीवानी तथा आपराधिक मामलों में छूट गई। इसके अफसरों को आबादी मिल तथा भारत सरकार पर कंपनी की सुरक्षा का जिम्मा आ गया और 2001 में कारखाना रसायन तथा कंपनी ने खरीद लिया, लेकिन वह तथा कार्बाइड का कोई भी यानी देयता का भुगतान करने से इनकार कर दिए। यहाँ तक कि उनकी यह देयता के होने से ही इनकार कर दिया गया। आज तक कोई यानी कि डी कार्बाइड ने इन बातों से इनकार कर दिया। जगह की सफाई तथा करवाने से इनकार का अभी उसे दूषित कर रही है। अभी गैस पीड़ितों को किसी प्रकार से राहत जो हादसे में जख्मी बीमार पड़े हैं। पीड़ितों के स्वास्थ्य का निरीक्षण, आज के उपचार का खर्च उठाना तथा फिर उसके पास जो उसके रिश्ती गैसों का विषय जानकारी है तथा उसके प्रभाव से जो जानकारी उपलब्ध है यह जानकारी देता है उन व्यक्तियों को जो गैस रिसाव से बीमार पड़ गए हैं और अपना काम नहीं कर सकते, उन्हें कोई और रोजगार देना चाहिए। भोपाल के प्रमुख न्यायाधीशों की अदालत में पेश होना, जहां यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध मनुष्य हत्या के मामले में दर्ज है। तो इस प्रकार हत्या के मामले दर्ज है, लेकिन उससे जो है उतना जो है यानी मजदूरों को फायदा नहीं हुआ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा, जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों में यानी लागू करने की जिम्मेदारी किसकी तथा कानूनों को लागू करना महत्वपूर्ण क्या? क्योंकि कोई भी कानून सही ढंग से लागू हो तो भी फायदा होगा छोटे यानी कि गरीब या
तो छोटे तबके के लोगों को, नहीं तो ज़्यादातर पैसे वालों को ही ज़्यादा फायदा होगा। चलो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कानूनों का लागू करना, इसका मतलब है कि लोगों को शोषण सुरक्षित करने के सरकार कई कदम बनाती है, लेकिन केवल कानूनों को बना देती काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसे कानूनों को लागू करना भी आवश्यक है। इस कानूनों को व्यवहार में लाना है। चलो देखते हैं। कानून लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है तथा सरकार को इस बात पर ध्यान रखता है कि अधिकारों का उल्लंघन न हो तथा कानूनों को बनाकर हो तथा उन्हें सही ढंग से लागू करने की सरकार सामाजिक न्याय का आश्वासन दे सकती है। इनसे कई कानूनों ने मौलिक अधिकारों की रक्षा पर तथा आधारित है। तो उदाहरण के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में कहा गया है कि किसी को भी काम केवल वेतन पर कार्य करने या तथा बंधुआ मजदूरों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हमारे संविधान में भी कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदान तथा अन्य किसी जोखिम वाले कार्य पर नहीं रखा जा सकता। कानून लागू करने का महत्व है। नागरिकों को शोषण से बचाने के लिए तथा कानूनों को लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कानून यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बाजार में शोषण तथा अनुचित व्यवहार न हो। इससे कानूनों को कमजोर को ताकतवर से सुरक्षित करने के लिए लागू करने की आवश्यकता है कि जैसे कि यह देखते हैं कि सभी यानी कामगारों को न्यूनतम तथा मेहनताना मिलता है या नहीं, तथा सरकार को कार्यस्थल पर जाकर तथा निरीक्षण करना चाहिए तथा जो कानून तोड़ने हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या तथा शक्तिहीन है तो आमदनी के गंवाने तथा बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे से काम कराया जा सके, तथा ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह से लागू किया जाए। तो अगर सही से सरकार कानून लागू करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो कानून की कानून रह जाएगा और धनिक आदमी बड़े आदमी के पॉकेट में चला जाता है। चलो लास्ट प्रश्न है, कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह से प्रेरित किया जा सकता है। आपने जवाब में के साथ 2 उदाहरण दे, तो कैसे लागू किया जा सकता है देखते हैं, ध्यान से सुनो। उदाहरण के रूप में कामगारों, उपभोक्ताओं तथा उत्पादन के हिस्से के लिए और तथा बाजार के न्यायपूर्ण ढंग से करने के लिए तथा सभी के शोषण से सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाए गए हैं। तथा निजी कंपनियों, ठेकेदारों तथा कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं देते हैं तथा कानून की नज़र में यह गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले तथा उनके वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुरक्षित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन के लिए भी कम मजदूरी नहीं दिया जा सकता है। न्यूनतम मजदूरी में हर साल कुछ बढ़ोतरी कर दी जाती है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह से बाजार में उत्पादों और उपभोक्ता के हितों को रक्षा करने के लिए भी कानून बनाया जाता है। इस कानून के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और तथा उपभोक्ता तीनों ही संबंध को इस तरह से संचालित किया जाता है कि उसमें से किसी का शोषण ना हो। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण फर्स्ट है उत्पादन का वाजिब मुनाफा तथा व्यापारिक मुनाफे गिनने के पश्चात एक बिजली से चलने वाली खिलौने का मूल्य 4500 रुपये तक ही दिया गया। रामू को यह खिलौना अपने बेटे के लिए खरीदा। दो ही बार चलने के बाद खिलौना खराब हो गया। रामू उसे दुकानदार के पास ले गया था, परंतु दुकानदार उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। दुकानदार ने रामू से इसे उत्पादों को लौटाने का बहाना बनाया तथा कहा कि उपभोक्ताओं ने उसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। रामू उपभोक्ताओं का अदालत में गया तथा उत्पादन को तथा बाजार में घटिया खिलौने वापस उठाकर उस कोटि के खिलौने को बेचने का निर्देश दिया, क्योंकि उपभोक्ताओं अच्छे खिलौने के पैसे दे रहे थे। इस मामले में अदालत ने उपभोक्ताओं कानून का लागू कर उपभोक्ताओं को उत्पादन तथा व्यापारियों का शोषण से सुरक्षा प्रदान की। दूसरा है कि एक छोटे से कारखानों में ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। श्याम नामक के कामगार का शराब के नशे में हाथ मशीन में चला गया तथा श्याम ने मालिक ने देखा और श्याम को बचाने के लिए मशीन बंद कर दिया। अपने मशीनों के खराब होने का जोखिम उठाकर भी मालिक ने श्याम को बचाने का प्रयास किया। मालिक के समय रहते मशीन बंद करने तथा श्याम को डॉक्टरी सहायता दिलवाने के कारण केवल उसका हाथ जख्मी हुआ। श्याम श्रमिकों के संगठन
का सदस्य था। उसके दोस्तों ने श्याम को सलाह दी कि संगठन की सहायता से वह मालिक से अच्छी तरह रकम ऐंठ सकता है। उनकी बातों में आकर रहे श्याम ने मालिक को धमकी दी कि उनको एक मोटी रकम न दी गया तो वह तो मजदूरों संघ की अदालत में जाएगा। मालिक ने अदालत में शिकायत दर्ज कर दी कि श्याम शराब पीकर काम पर आया था और उसकी लापरवाही के कारण तथा काम तथा कंपनी की मशीनों का नुकसान हुआ। श्याम मामला में हार गया और तथा क्योंकि वह उत्पादन का शोषण करना चाहता था, बाजार में निष्पक्ष कार्य करने के लिए भी सभी वर्गों का शोषण। बताओ कि एक तो वह हाथ गवाए लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसी पर कानून को उसी को कोई फायदा नहीं हुआ। आजकल देखो कि किसानों को कैसे दुर्दशा हो गई है। एक तो तुम जाएगा बाजारों में तो तुम्हारा चावल सस्ती नहीं मिलती है, लेकिन तुम्हारा किसानों में धान बेचने के लिए तरस रहे लोग, और क्या करे, धान सस्ते दाम पर सरकार खरीद रही है, चाहे व्यापारी खरीद रही है। तुम चावल का दाम कहीं जाएगा बाजार में तो चावल का दाम कम ही नहीं है, और किसान जो है सस्ते दामों पर धान बेच रही है। तो देखो कैसे कैसे दोहरा यह नीति आती है कि सरकार जो है धानों को सस्ते दामों करती है, चावल के दाम कमी नहीं करता है। तो क्या यह किसानों को कभी नफा होगा? तो थैंक यू बच्चों, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट